हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कला एंड संस्कृति के साथ झारखंड का भूगोल भी स्टार्ट करने के लिए। चलिए, पार्ट नंबर 7 में आता है ये झारखंड का भूगोल, और इसको भी स्टार्ट करते हैं। और इस पार्ट में भूगोल के साथ साथ पर्यावरण के भी कुछ चैप्टर जो है वो दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 50 जो कि है झारखंड का भौगोलिक परिचय। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो गोलार्ध में आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं गोलार्ध किसको बोलते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? पृथ्वी का मानचित्र है। ये पूरा पृथ्वी को बराबर दो भागों में एक रेखा है जो कि बांटती है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। और ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। और जो देशांतर और अक्षांश दो वर्ड होते हैं उसको भी जानना जरूरी है। जो कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये लंबी रेखाएं होती है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये सब जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और इसी तरह से ऊपर से नीचे भी कुछ रेखाएं होती है जिसको कि देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब पूछा है कि कौन से पोजीशन पे झारखंड है। तो जब इसको बराबर भाग में इस तरह से बांटेंगे तो वो विषुवत रेखा, उसी तरह से ऊपर से नीचे में भी एक बीच में, सबसे बीच में एक रेखा होती है। ये वाली जो रेखा है ना वो सबसे बीच की रेखाएं हैं। तो ये भी क्या करता है, पूर्व वाला साइड और पश्चिम वाले साइड को बराबर दो भागों में बांट देता है। तो अब हम देखते हैं कि झारखंड है कहाँ। देखिए, ये जो मानचित्र में ये वाला जो हिस्सा है ये भारत के मानचित्र की तरह दिख रहा है। ये भारत का ही जो जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही दिख रहा है। तो ये भारत है और इंडिया है, और इसी के अंदर एक झारखंड राज्य है। तो ये वाले जो पोजीशन है यहाँ पे झारखंड है। तो बीच का रास्ता, बीच का जो लाइन है वो है ये, और उसके इधर है, यानी कि पूर्वी साइड में है। जो देशांतर रेखा है उसमें दो ही भाग होता है, या तो पूर्वी साइड या उसके पश्चिमी साइड। अक्षांश रेखा में क्या होता है, या तो उत्तरी साइड या तो दक्षिणी साइड का अक्षांश रेखा। तो यहाँ जब हम लोग बीच का मिडिल रेखा ये है अक्षांश वाला, तो ये ऊपर है यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर रेखाओं में देखेंगे तो ये उसका पश्चिमी, इसका पूर्वी, और पूर्वी साइड पे झारखंड है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। तो आंसर क्या हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है। तो झारखंड बिहार से अलग होके एक अलग राज्य बना है, और बिहार का 46% भाग को अलग कर लिया गया, जिसको झारखंड में कन्वर्ट कर दिया गया, झारखंड बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान कितना है। तो ये जब राज्यों का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे ये 28वें नंबर में झारखंड राज्य जो है वो बना है। तो जी इसके कुछ बेसिक भी देख ही लेते हैं पहले। देखिए, ये भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं, अक्षांश में कौन से अक्षांश में है, उत्तरी में। तो ये देखिए, ये आपका अक्षांश का बीच वाला रेखा विषुवत रेखा, और उसके ऊपर साइड वाला उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये भारत है जो वो आपका उत्तरी अक्षांश में है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तरी अक्षांश बोला गया कि झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है वो कैसा है, उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर के मामले में पूर्वी या पश्चिमी देशांतर, तो ये रहा बीच का मिडिल वाला लाइन देशांतर का, जिसका पूर्वी इधर है पश्चिमी इधर है। तो इसके मिडिल के बीच वाले लाइन का पूर्वी साइड में झारखंड है, तो इसलिए पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर में इसका भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इतना से इतना डिग्री के बीच में पूर्वी देशांतर में झारखंड राज्य जो है वो स्थित है। तो भौगोलिक विस्तार में 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है झारखंड राज्य। यदि किसी को नहीं पता है कि इसको मिनट और इसको सेकेंड बोलते हैं, तो डिग्री तो आई थिंक सब पहचानते होंगे। यदि एक ठो डेज ऊपर में दिया हुआ है तो उसको मिनट बोलते हैं, 2 डेज दिया रहेगा तो उसको सेकेंड बोलते हैं। उसके बाद ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, विश्व के मानचित्र पे जो दिखा है वो विश्व का मानचित्र था, उसमें झारखंड राज्य है
वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और ये बिहार का 46% ज़मीन को अलग करके ये झारखंड बना है। और ये पूरे भारत में 28वां राज्य है और भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और जो वन क्षेत्र है झारखंड में मेन रूप से वो छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में वन क्षेत्र है और दूसरा संथाल परगना वाले क्षेत्र में है। यदि इन दोनों में से झारखंड का यदि पूछेगा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो छोटा नागपुर वाला जो एरिया है क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पे एरिया के मामले में संथाल परगना जो है वो है। और इसका विस्तार देखा जाए, जैसे कि ये आपका पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, 380 किलोमीटर है। नहीं, 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। ये छोटा दिख रहा है, देखिए ये आपका जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम जो है इसकी दूरी थोड़ा ज़्यादा है, जो कि 463 किलोमीटर है। तो वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, उत्तर से दक्षिण 380, पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको हमेशा यदि तोड़ के आप लोग पढ़ोगे तो वो ज़्यादा याद रहता है। यदि इसको हम लोग 79,714 किलोमीटर स्क्वायर करेंगे, बोलेंगे या याद करने के लिए पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा याद नहीं रहता है। और जैसा आप लोग को सही लगेगा आप लोग वैसे ही कीजिएगा। मेरे को तो ऐसे में याद होता है कि 79,714 ऐसे पढ़ के ऐसे ही बार बार यदि रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। और पूरे देश में देखा जाए तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो पूरे देश में ये 2.42% वाला भाग 2.42% जो है वो झारखंड का एरिया है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो पूरे भारत में झारखंड राज्य जो है वो 15 नंबर का राज्य है। ये जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद देखा जा रहा है, तो ये 15 नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें जनसंख्या कितनी है, 329,88,134 329,88,134 कुल जनसंख्या है। और जनसंख्या के मामले में पूरे देश के साथ कंपेयर करेंगे तो 2.72% यहाँ की जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य 14 नंबर पे है। और झारखंड राज्य जो है कितने राज्यों से अपनी सीमा को स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। देखिए यहाँ, ये देखिए ये सब राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य है, 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों के साथ ये सीमा अपना साझा करती है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, 3 नंबर भी हो गया। चौथा नंबर है कि झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र छोटा नागपुर है और दूसरे नंबर पे संथाल परगना है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है, तो 463 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है झारखंड राज्य का। क्वेश्चन नंबर 8, और झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और ये प्रतिशत में 2.42% है पूरे देश के साथ। यदि हम लोग तुलना करेंगे झारखंड राज्य के क्षेत्रफल को तो उसका पूरे देश का 2.42%, 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का देश राज्य है, तो ये 15वां नंबर का राज्य है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य की जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये 2.72% जनसंख्या के मामले में यदि देश के साथ तुलना करेंगे तो झारखंड राज्य की जनसंख्या 2.72% है। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड 14वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है, तो देश के 5 राज्यों के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसकी सीमाएं जो है वो साझा करती है, सीमा जो है वो सटी हुई है।
क्या क्या है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। इस तरह से 5 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में कौन है? बिहार है। और दक्षिण में कौन है? उड़ीसा है। पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। और पश्चिम उत्तर देखा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर में। तो उत्तर में हो गया बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व में कौन सा? झारखंड राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो पूर्व में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिम में कौन सा राज्य अवस्थित है? फिर पश्चिम का देखते हैं, पश्चिम में है छत्तीसगढ़। और इसका आंसर दिया हुआ ए एंड बी, लेकिन पश्चिम में क्या है? बस छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश तो पश्चिम उत्तर में है, पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा जिला? यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ जिला का नाम लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। इन 5 जिलों से होकर ये कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। लातेहार और पर्टिकुलर किस जगह से? लातेहार के नेतरहाट जगह से। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लातेहार के नेतरहाट नामक स्थान से होकर गुजरती है। लोहरदगा में किस स्थान से? किसको नाम के स्थान से। गुमला में स्थान का नाम नहीं पता है, बस गुमला जिला से होकर गुजरती है। रांची जिला में रांची जिला का कांके नाम का स्थान और मांझी नाम का स्थान है, इन दोनों जगहों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और रामगढ़ के गोला नामक जगह से कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल 5 जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन जिलों पर विचार करें। ये जो 5 जिलों का नाम यहाँ दिया हुआ है, इसके बारे में क्या है? ये सभी जिले किस लिए जाने जाएंगे? क्योंकि इन सभी जिलों की सीमाएं जो है देश के किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न है, जुड़ी हुई है। नहीं, इसमें तो आपका देखिए लोहरदगा यहाँ बीच में है, जैसे कि खूंटी बीच में है, इसके चारों ओर दूसरे जिले हैं झारखंड के, उसी तरह से लोहरदगा भी, ये दोनों ही ऐसा 2 जिला है जो कि चारों ओर से झारखंड के जिलों से ही घिरे हुए हैं। तो ये तो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं कर रही है, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। दूसरा है कि इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि जब दूसरा देखेंगे लातेहार, गुमला भी है, और गुमला देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ, ये दूसरा राज्य के साथ सीमा साझा कर रही है। रांची से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये भी पश्चिम बंगाल नाम के अन्य राज्य के साथ सीमा साझा कर रही है। तो इस तरह से ये कथन भी गलत हो गया। तो तीसरा है कि इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किसको से होकर? हाँ, ये लोहरदगा जिला में स्थित है किसको नाम का स्थान, यहाँ से तो गुजरती है। और मांझी तो रांची जिले में स्थित है, इससे भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेतरहाट जो कि लातेहार जिले में स्थित है, इससे भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपयुक्त सभी जगहों से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो ये झारखंड राज्य जो है ये लगभग चतुर्भुज आकार में है, लगभग चतुर्भुज के आकार में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुजाकार। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है? तो ज़्यादातर जो चट्टान है वो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर फैला हुआ है, ज़्यादातर चट्टान। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य की किस चट्टान का विस्तार जो है वो दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है? तो ये ज़्यादातर चट्टान कैसा है? पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं जो कि आपका दक्षिण पूर्व, ये वाला कोना, इस कोना से लेकर दक्षिण पश्चिम, ये कोना,
इस कोना से लेकर इस कोना की और भी चट्टानें फैली हुई है, वो बस सिंहभूम वाले एरिया में ही ऐसा है। ये ईस्ट सिंहभूम, ये वेस्ट सिंहभूम, इसी दोनों जिले में ऐसा है कि वो दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चट्टानें जो है वो फैली हुई है। तो किस और है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम स्थित जो चट्टान है वो दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में, लेकिन सिंहभूम में क्या है, एकमात्र ऐसी चट्टान है जिसका विस्तार जो है दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। और छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा जो स्थान है उसको पाट कहा जाता है, और जहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा है और जो आदिम जनजाति के लोग भी आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ मिल जाएंगे पाट क्षेत्र में। तो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है, पाट। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी किसको बोलते हैं, पारसनाथ पहाड़ जो है वो सबसे ऊंची चोटी पर है, और शिखर के मामले में उसको सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। पारसनाथ या सम्मेद शिखर ये सबसे ऊंची चोटी है। तो झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पारसनाथ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, या फिर सम्मेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार कैसा है। चलिए देखते हैं जलवायु कैसा है। देखिए, जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं जिसके द्वारा झारखंड में वर्षा होती है। और 2021 में जो देखा गया, पूर्वी सिंहभूम जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ है। उसके बाद यदि वन रिपोर्ट देखा जाए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जब देखा गया कि कितना प्रतिशत जंगल है झारखंड में, तो 29.76% जो है वो वन पाए गए। ये 2021 का रिपोर्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 25, जलवायु का प्रकार कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 26, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र का वन का विस्तार है। तो 2000 यहाँ पे 19 का रिपोर्ट पूछा है, तो उसमें 29.62% था, लेकिन जब 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट देखा गया तो थोड़ा सा ये पॉइंट के बाद वाला वैल्यू जो है वो थोड़ा बढ़ गया है प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 27, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र का वन का विस्तार है। तो ये 29.76%, 29.62% था, जो कि 2021 का रिपोर्ट के अनुसार 29.76% हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक जो है वो देश का जितना कुल कार्बन स्टॉक है उसका लगभग कितना प्रतिशत झारखंड का कार्बन स्टॉक है। तो झारखंड में कार्बन स्टॉक 2.57% जो है, पूरे देश के साथ तुलना करने पर इतना प्रतिशत है, 2.57%। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड राज्य की कौन सी परियोजना जो है भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। और झारखंड राज्य में देखा जाए तो दामोदर नदी घाटी परियोजना और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है वो प्रमुख परियोजना में है, बहुउद्देश्य परियोजना में। उसके बाद आपका यहाँ पे कितने जिलों को स्पर्श करती है, 2 राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल। ये जो आपका बिहार है, ये जो जिलों को स्पर्श कर रही है, इसकी सीमाएं, बिहार राज्य की जो सीमाएं हैं वो 10 जिलों को स्पर्श करती है। और उसी तरह से इधर पश्चिम बंगाल का भी है, ये भी 10 जिलों को, इसकी जो सीमाएं हैं पश्चिम बंगाल की सीमा वो 10 जिलों को, झारखंड के 10 जिलों को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के साथ तो सीमा साझा करती है, छत्तीसगढ़ के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ आपका पश्चिम उत्तर में, छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिमी साइड में, और पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल के साथ। आंध्र प्रदेश के साथ कोई भी अपनी जो सीमा है वो साझा नहीं करती है झारखंड राज्य। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमा जो है वो लगती है।
तो सबसे ज़्यादा जिला जो है वो 10 जिला जो है वो लगती है, एक बिहार और दूसरा पश्चिम बंगाल। ये दोनों राज्यों के साथ 10-10 जिला जो है अपनी सीमाएं साझा करती है। उड़ीसा के साथ 4 ही है, उड़ीसा के साथ 4 ही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है? तो 10-10 जिलों की सीमाएं जो है वो लगती है। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? तो ये भी बताएं कि खूंटी जिला और लोहरदगा जिला, ये दोनों जिला चारों तरफ से जिलाओं से ही घिरा हुआ है। देखिए खूंटी जिला, इसके चारों ओर क्या है? झारखंड के जिले ही है। उसी तरह से लोहरदगा भी वैसे ही है, इसके चारों ओर झारखंड के जिले ही है। ये किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? तो खूंटी और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, इधर तो बिहार है, इधर छत्तीसगढ़ है, इसमें अच्छे से दिखेगा, ये बिहार है, इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का एरिया देखिए यहाँ से खत्म और इधर यहाँ से इधर खत्म, तो बस गढ़वा जिला को ही स्पर्श कर रही है। तो क्वेश्चन वही पूछा था कि किस जिले की जो सीमा है, यानी गढ़वा जिले की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। और इसका उल्टा यदि पूछेगा कि गढ़वा किस दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो केवल ये उत्तर प्रदेश के साथ ही सीमा साझा नहीं करती है। गढ़वा जिला जो है देखिए इसकी यहाँ पे भी सीमा स्पर्श कर रही है, जो कि बिहार राज्य के साथ, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ, और ये वाला एरिया में ये छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। चलिए ये टेबल भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो पश्चिम सिंहभूम का है, जो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम आता है, वो जिला का क्षेत्रफल, उसका एरिया जो है सबसे ज़्यादा है। और उससे थोड़ा सा कम है गुमला का क्षेत्रफल, और उससे थोड़ा सा कम है रांची का क्षेत्रफल। ऐसे में तो रांची राजधानी है, इसके बावजूद क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले के। पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है गुमला जिला और तीसरा है रांची। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल के मामले में चलिए देख भी लेते हैं, सबसे ज़्यादा है आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इसका एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे ही ये गुमला जिला का क्षेत्रफल दूसरे नंबर पे है, इससे थोड़ा सा कम, और इससे थोड़ा सा कम है रांची, जो कि तीसरे नंबर पे आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल के मामले में। उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम के मामले में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पश्चिमी सिंहभूम। दूसरे क्वेश्चन नंबर 36 है, दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो वो हो गया गुमला, और तीसरे में रांची। क्वेश्चन नंबर 37 है, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अब सबसे छोटा एरिया किसका है? तो सबसे छोटा जो एरिया है वो रामगढ़ का है। जितने जिले 24 टोटल जिले हैं उसमें से रामगढ़ जिला जो है उसका एरिया सबसे कम है, सबसे छोटा है। और दूसरे नंबर पे है रामगढ़, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? लोहरदगा, और तीसरे में है पाकुड़। चलिए देखते हैं, तो सबसे छोटा एरिया है रामगढ़ का, रामगढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा है लोहरदगा का, लोहरदगा जिला का एरिया रामगढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, और लोहरदगा से थोड़ा सा ज़्यादा है आपका पाकुड़, यहाँ पे है पाकुड़, इसका एरिया। बाकी जितने भी ज़िले हैं उसका एरिया इन तीनों से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आंसर हो जाएगा रामगढ़। यदि दूसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा तो लोहरदगा, और तीसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा तो पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 38, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक जो है वो देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना है, और वो वैल्यू किस में पूछा है? एमटी में पूछा है। तो आंसर होगा इसका 184.81 एमटी, इतना है झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक जो है 184.81 एमटी है देश के कुल कार्बन स्टॉक का।
क्वेश्चन नंबर 39, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जो कुल कार्बन स्टॉक है यदि हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर में कितना टन है वो पूछेगा, तो 77.92 टन है प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 40, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है, तो वो कितना प्रतिशत में पूछेगा, तो 2.57% है। नेक्स्ट है झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जो भूमि है उसकी संरचना जो है झारखंड में कैसी कैसी है, यहाँ पे कैसी कैसी चट्टानें मिलती है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो बहुत सारी चट्टानें हैं, आर्कियन कालीन चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रेप की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान। तो इनमें से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो विस्तार है फैला हुआ है वो है आर्कियन कालीन चट्टान, और सबसे पुराना काल भी यही है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। तो थोड़ा देख भी लेते हैं इसको भी। देखिए, झारखंड की भूगर्भिक संरचना, इसको कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया है कि यहाँ की चट्टानें जो है वो कैसी कैसी। एक है आर्कियन कालीन चट्टान, जो आर्कियन काल के तब से वो चट्टानें हैं, तो इसलिए वो आर्कियन कालीन चट्टान। दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टान, तीसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टान, फिर है सिनोजोइक क्रम की चट्टानें, फिर राजमहल ट्रेप की चट्टानें, और अभी नया में नवीन जलोढ़ मृदा। तो ये जो आर्कियन कालीन चट्टान है ये 2 तरह के होते हैं, एक आर्कियन क्रम के चट्टाने होते हैं, दूसरा धारवार क्रम की चट्टाने होते हैं। जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं उसको ग्रेनाइट होता है, और ग्रेनाइट से ये कन्वर्ट होकर रूपांतरित होकर नीस व शिस्ट बन जाता है। धारवार क्रम की चट्टानों में लोह अयस्क जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टान में बालुका पत्थर और चूना पत्थर ज़्यादा मात्रा में मिलती है, प्रचुरता रहती है इसकी। जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसमें कोयले की प्रचुरता होती है। जो सिनोजोइक क्रम की चट्टानें हैं उसमें हिमालय का उत्थान आता है, कैसे कैसे हिमालय का जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कैसे कैसे ऊपर की ओर गया है, हाइट बढ़ा है, उसकी ऊंचाई बढ़ी है। तो पहला उत्थान कब हुआ, कौन से काल में, दूसरा उत्थान, तीसरा उत्थान, और इस वजह से हिमालय का उत्थान की वजह से झारखंड में भी छोटा नागपुर एरिया में क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये सारा चीज़ इसमें है। और राजमहल ट्रेप में आपका 2 चीज़ मिला है, लेटेराइट और बॉक्साइट मिला है इस चट्टान से, और नवीन जलोढ़ से एक वर्ड आता है मोनेडनॉक, जिसको कि जानना है आगे। तो ये आर्कियन कालीन चट्टानें जो है इसका विस्तार झारखंड का लगभग 90% जो जमीन है, भूभाग है, उस पर फैला हुआ है, और सबसे प्रमुख भी यही चट्टान है, आर्कियन कालीन चट्टानें। इसमें खनिज संसाधन का भंडार जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें किस किस प्रकार की चट्टानें मौजूद है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, तीनों प्रकार की चट्टानें जो है इसमें मौजूद है। और छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध जो है वो आर्कियन काल की चट्टानों से है। और ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो सिंहभूम, सरायकला और सिमडेगा और दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में आर्कियन कालीन चट्टानें हैं। और ये आर्कियन क्रम और धारवार क्रम की चट्टानों में बटा हुआ है, वर्गीकृत है। और 2022-23 का जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार यहाँ पे झारखंड राज्य का 85% जो जमीन है, भूभाग है, उस पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टान जो है वो फैला हुआ है, उसका विस्तार है। जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो गर्म और तरल लावा के जमाव से जो एक ग्रेनाइट चट्टान बनती है, वही है ये आर्कियन क्रम की चट्टान। इसमें कोई जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म रहित है। और इसमें रूपांतरण के पश्चात क्या होता है, ये चट्टान जो है वो चेंज हो जाता है, नीस और शिस्ट में परिवर्तित हो गई है। फिर है धारवार क्रम की चट्टान, और इन चट्टानों का जो विकास है इसी आर्कियन क्रम की चट्टान में जो ग्रेनाइट चट्टान थे ना, उसी के अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुए हैं। अपर्दन यानी मिट्टी की परत का जो हटते जाना, बारिश की वजह से या किसी दूसरे कारण से भी अपर्दन होना, निक्षेपण होना, इसके परिणाम स्वरूप जो बच गया चट्टान वो धारवार क्रम की चट्टान है। और सबसे पहले
जानकारी जो है इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ नाम का जिला, वहां से मिला था इस चट्टानों का सबसे पहला जो जानकारी। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया धारवाड़ क्रम की चट्टान। और इसमें भी कोई जीवाश्म नहीं है, यानी जीवाश्म रहित है। और इसका जो विस्तार है वो कोल्हान क्षेत्र में है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें है वो कहाँ पे है, तो कोल्हान एरिया में है। इसी वजह से इस चट्टानों को कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। और इसमें लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा भी है, जिसकी वजह से धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला या आयरन और सीरीज भी कहा जाता है। और इसको और क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे विस्तार है इसका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान में कौन से एरिया में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन तीनों को मिला के तो कोल्हान प्रमंडल भी बनता है। तो इन तीनों जिलों में इन चट्टानों का, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और इसमें यदि खनिज तत्व क्या क्या मिलता, मेन रूप से प्रमुख रूप से देखा जाए तो लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैंगनीज, चांदी प्रमुख है। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है, तो 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध जो है वो किस क्रम की चट्टानों से है, तो ये इन तीनों का संबंध जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है, तो 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये पूछा गया है। तो 85% भूभाग पर आग्नेय रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार किधर से किधर है, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, तो कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसको लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोल्हान वाले एरिया में फैले हुए हैं, कोल्हान वाले क्षेत्र में विस्तार है। और कोल्हान के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम आता है, पश्चिमी सिंहभूम भी आता है और सरायकेला खरसावां भी आता है। तो आंसर हो गया डी नंबर, उपरोक्त सभी जगहों पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वो गढ़वा जिला में पाया जाता है। चलिए विंध्यन क्रम की चट्टानों को थोड़ा देखते हैं। देखिए ये उत्तर पश्चिमी भाग में, आपका उत्तर और पश्चिमी, ये है उत्तर, ये है पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है, सबसे पहले गढ़वा जिला आता है। तो इस जगह पे झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र में पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विशेष रूप से कौन सा जिला में, गढ़वा जिला में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और इसकी जो चट्टान है वो परतदार चट्टान होती है, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर दोनों ही मिला हुआ रहता है। और अवसादों के जमाव से ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादों के जमाव से। और जो पारसनाथ पहाड़ी है ना, उसका हाइट बढ़ना, यानी उसका जो निकल के बाहर आना वो पहाड़, उसका उत्थान होना भी इसी काल में हुआ था। विंध्यन क्रम की चट्टानें जब बनी थी उसी काल में पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो ये तो पता चल गया गढ़वा जिले में। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो ये आपका उत्तर पश्चिमी भाग हो रहा है। उत्तर पश्चिमी, जो कि गढ़वा जिला है वो कहाँ पे आता है, उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विंध्यन क्रम की चट्टानों की एक विशेषता जो कि नहीं है, तो इसमें तो बलुआ और चूना पत्थर युक्त होता है ये चट्टान, ये सही है। परतदार चट्टान है, एक के ऊपर एक ऐसी तरह से परत वाला चट्टान है, ये भी सही है। और इसका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, ये भी सही है। तो उसके नेक्स्ट है, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है क्या, नहीं, ये कथन गलत है। राजमहल ट्रेप का जो निर्माण होगा वो वाला जो चट्टान है वो होता है लावा के निक्षेप से। वो ज्वालामुखी का जो
प्रोसेस रहता है वो उसकी वजह से उसमें ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा निकलता है, निक्षेपण होता है, तो वो उसकी वजह से वो चट्टान है। लेकिन विंध्यन क्रम की चट्टान जो है वो अवसादों के जमाव से होता है इसका निर्माण। तो ये कथन गलत है, ये एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों को भी थोड़ा देखते हैं। ये रहा गोंडवाना क्रम की चट्टान है, जो कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, तो दामोदर नदी घाटी जो है उसके तलछट से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला का भंडार होता है, और जो कि बलुआ पत्थर की परत भी इसके साथ ही पाया जाता है, बलुआ पत्थर की परत। और इसका झारखंड के प्रमुख जो कोयला निक्षेपों का निर्माण है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। और आर्थिक पैसे के मामले में आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ, गिरिडीह में, राजमहल की पहाड़ियों में, और उत्तरी कोयल नदी के घाटी क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। तो इसमें पहला कथन क्या है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में ये दामोदर नदी के तलछट से हुआ है इसका निर्माण, ये कथन सही है। इसमें है कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। और इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह और राजमहल क्षेत्र में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के मामले में प्रसिद्ध है, कोयले की उपलब्धता या प्रचुरता हेतु ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा है। देखिए इसको भी थोड़ा देखते हैं। देखिए ये कौन सा क्रम है, सीनोजोइक क्रम। उस टाइम पे क्या हुआ था, हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय की जो ऊंचाई है वो ऊपर की ओर गई है, उसका ऊंचाई बढ़ा है, यानी कि हिमालय का उत्थान हुआ है। और ये ऐसा 3 बार हुआ है, 3 अलग अलग काल में हुआ है। और जब जब हुआ है उस टाइम पे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भी इसका प्रभाव, इसका असर जो है वो देखने को मिला है। तो पहला जब उत्थान हुआ था ये मायोसीन काल में हुआ था, और उस टाइम पे जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है उसकी जो जमीन में हलचल हो गया था। तो भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा भाग है पाट क्षेत्र, उसका उत्थान हुआ, वो उभर कर निकला पाट क्षेत्र, उसका हाइट थोड़ा सा, ऊंचाई थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया। और इस उत्थान के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पाट क्षेत्र जो है, जो रांची हजारीबाग पठार है एक, उससे लगभग 1000 फीट ऊपर चला गया पाट क्षेत्र का ऊंचाई। दूसरा उत्थान जब हुआ था ये प्लायोसीन काल में हुआ था, और उस टाइम पे भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुआ था, और उस टाइम पे रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ। और ये जब 1000 फीट ऊंचा गया तो उसके परिणाम स्वरूप जो पाट क्षेत्र था वो लगभग 2000 फीट ऊपर चला गया। उसके बाद तीसरा जब उत्थान हुआ ये प्लीस्टोसिन काल में हुआ है, प्लीस्टोसिन काल में तीसरा हिमालय का उत्थान हुआ। उस टाइम पे भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो रांची हजारीबाग पठार है वो लगभग 1000 फीट ऊंचा था, उत्थान हुआ था। अब 2000 फीट उत्थान हुआ रांची हजारीबाग पठार का, जिसके परिणाम स्वरूप इसके जो पाट क्षेत्र है वो लगभग 3000 से लेकर 3600 फीट ऊपर चला गया। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान कौन सा प्रभाव जो है वो झारखंड क्षेत्र में पड़ा। पहला है कि हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ, ये कथन तो सही है। दूसरा है हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव जो है वो संभव हुआ, ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। जैसे ये हिमालय का ऊपर उत्थान हुआ ना, वैसे ही बहुत सारी नदियां जो है उन पहाड़ों से होकर बहने लगी, और बहुत सारी नदियों का उद्भव भी वहाँ पे संभव हो गया। और ये आपका इस तरह से कथन जो है, दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन सही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है, तो राजमहल ट्रेप भी देख लेते हैं। राजमहल ट्रेप या दक्कन लावा की चट्टानें,
ये जुरासिक युग में और लावा के बहाव से, यानी ज्वालामुखी वाला प्रोसेस चला, ज्वालामुखी से ही तो लावा निकलती है और उसी के बहाव से राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ और दरार जो है उसमें लावा बहने लगी, लावा का प्रवाह हुआ जिससे कि डक्कन लावा का निर्माण हुआ। तो राजमहल ट्रेप का निर्माण लावा के बहाव से हुआ और डक्कन लावा का निर्माण दरारों में लावा के प्रवाह से हुआ और परिणाम स्वरूप चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप किस चीज़ का निर्माण हुआ, लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ। और ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग यानी जो साहेबगंज और पाकुड़ वाला एरिया है वहाँ पे राजमहल ट्रेप का विस्तार है। और पाट क्षेत्र, इसके अलावा झारखंड का जो पाट क्षेत्र है जैसे पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा, ये सब पाट क्षेत्र है, इन जगहों में भी राजमहल ट्रेप का विस्तार हुआ और इसकी जो ऊंचाई थी वो 900 से लेकर 1100 मीटर तक थी इसकी ऊंचाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राजमहल ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ? तो नदी अवसादों के निक्षेपण से नहीं, चट्टानों के टकराने से नहीं, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। लावा से रिलेटेड था तो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, राजमहल ट्रेप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो जुरासिक काल में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में राजमहल ट्रेप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो राजमहल ट्रेप की चट्टान जो है उसका निर्माण जो है वो लावा के निक्षेपण से हुआ है, लावा के निक्षेप से। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की राजमहल ट्रेप में किस प्रकार के चट्टान जो है प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट और दूसरा क्या था, लेटेराइट और बॉक्साइट, इसका निर्माण हुआ था अपक्षयन के परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रेप का विस्तार, तो ये उत्तर पूर्वी भाग में साहेबगंज और पाकुड़ वाले एरिया में हुआ था और उसके अलावा झारखंड के जो पाट क्षेत्र है वहाँ पे भी इसका विस्तार है, लेकिन मेन रूप से उत्तर पूर्वी भाग में विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, चले जलोढ़ को भी देखते हैं, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों का जो अपर्दन है, नदियाँ बहती है तो अपने नदी पानी जो है अपने आसपास के जो जमीन की मिट्टी है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, तो वही जलोढ़ मृदा होती है। तो नदियों का अपर्दन भी उसी चीज़ को बोलते हैं, मिट्टियों को बहा के ले जाना और दूसरी जगह फिर वो बैठ जाता है दूसरे जगह पहुँच के। तो नदियों के अपर्दन और जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण होता है, जो कि वर्तमान में भी अभी भी जारी है, ऐसा होते रहता है। और झारखंड के राजमहल के जो पूर्वी क्षेत्र है और सोन नदी घाटी है और स्वर्णरेखा नदी का जो निचली घाटी है के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से ये नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ है। और मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है और ग्रेनाइट का बहुत ही हाई जमीन का भाग बन गया है, निर्माण हो गया। उसी चीज़ को मोनेडनोक कहते हैं। तो यहाँ पे जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, हाँ सही है। सोन नदी घाटी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। और स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ये कथन भी सही है। डी नंबर सही है, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे क्या कहते हैं? तो ग्रेनाइट का बहुत ही ऊंचा भूभाग, जमीन का, भूमि का भाग बन गया है, उसका निर्माण हो गया है ग्रेनाइट का, जिसको कि मोनेडनोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 52 करेंगे, झारखंड का धरातलीय स्वरूप। थैंक यू।